जी सलाम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ चले गए थे, किधर गायब थे, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस की तादाद अब 116 हो गई है। कैसे हुई है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अब इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी के बाद अब पूरी पार्टी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब को राहदारी जमानत मिल गई और उसके साथ फैसल जावेद साहब पेश हो गए और फैसल जावेद साहब को भी राहदारी जमानत मिल गई है। ये भी कहां गायब थे, क्यों आए और आने वाले दिनों में क्या ये मशीर बन रहे हैं और किसके बन रहे हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन को कलअदम करार देने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली साहब भी गायब हो गए। कहां गायब हो गए ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 और एमएनए की कुर्सियां, नशिस्तें खतरे में पड़ गई। कैसे, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। आपको याद होगा कि 12 फरवरी को एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन में उन्होंने ये प्ली ली थी कि किसी भी पार्टी को इस इलेक्शन के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी, लिहाजा इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा जाए कि उसने इतने बुरे इलेक्शन क्यों करवाए हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 3 रुकनी बेंच बन गया था और उस बेंच ने आज के दिन समाअत करनी थी। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके 2 साथी जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच में पहुंचे तो वहां पे फिर पिटीशनर को तलाश किया जाने लगा तो पता ही चला कि पिटीशनर ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है और उसका यह कहना है कि अब मैं इस केस को परसू नहीं करना चाहता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजाक है कि कोई शख्स भी उसके अंदर पिटीशन दायर करता है और उसके बाद फिर वो अपनी पिटीशन वापस ले लेता है? तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है। तो फौरी तौर पर ब्रिगेडियर अली खान साहब से रब्ता किया जाए और उन्हें बुलाया जाए। तो फिर उन्हें यह बताया गया कि अली खान साहब जो हैं उनका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, उनका फोन भी बंद है और जो उनका एड्रेस है उसके ऊपर उन्हें ट्रेस कर रहे हैं लेकिन वो वहां से भी नहीं मिल रहे। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वजारत दिफा के जरिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब को नोटिस जारी करवाया और उन्हें कहा कि 21 फरवरी को हर सूरत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हों। अब सवाल यह है कि ब्रिगेडियर अली खान साहब कहां चले गए? क्या वो अपनी रजामंदी से उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है या फिर उनके ऊपर दबाव था? यह फैसला जाहिर है अली खान साहब की मौजूदगी में ही हो सकेगा, लेकिन सरदस ये बात दुरुस्त है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब किसी जगह नहीं मिल रहे। उनके अपने अजीजों का कहना यह है कि ब्रिगेडियर साहब कुछ दिनों से कहीं गायब हो गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं या उनको कहीं ले जाया गया है। इसके बारे में सरदस हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ब्रिगेडियर अली खान साहब ने एक नया कंफ्यूजन पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दिया है। पहले तो उन्हें यह पिटीशन दायर करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि उसमें वो स्टेक होल्डर ही नहीं है, ना वो किसी सियासी जमात का हिस्सा है, ना ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और ना ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो जब आप फरीक ही नहीं है तो आपको इस किस्म की पिटीशन नहीं करनी चाहिए थी और अगर आपने कर दी थी तो फिर आपको इसे वापस नहीं लेना चाहिए था। आपको चाहिए था कि आप इसे मंतकी नतीजे तक पहुंचाते, लेकिन आपने पहले दरख्वास्त देने में जल्दी की और उसके बाद दरख्वास्त वापस लेने में भी आपने जल्दी कर दी और उसके बाद फिर आप किसी को मिल भी नहीं रहे। मेरा वैसे जाती ख्याल ये है कि ब्रिगेडियर साहब अपनी मर्जी से गायब हो गए हैं। उन्हें यह अंदाजा हुआ कि वो एक गलत गेम कर गए हैं या एक गलत खेल खेल गए हैं जिसका उन्हें फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान तो अलबत्ता उन्हें हो सकता है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी नाराजगी होगी कि आप कौन होते हैं हमारी मर्जी के बगैर। जाहिर है वो एक आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर है और वो पाबंद थे कि वो इस किस्म की पिटीशन करने से पहले वो अपने इदारे से पूछते, तो जाहिर है उस तरफ से भी नाराजगी हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उन्हें नाराजगी का खदशा था क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये इलेक्शन करवाए हैं तो किसी शख्स को क्या हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन दायर कर दे। और तीसरी यह है कि किसी सियासी जमात ने भी उनको सपोर्ट नहीं की। तो ब्रिगेडियर साहब क्योंकि बुरी तरह फंस चुके थे, लिहाजा इसलिए वो खुद ही गायब हो गए हैं और अब वो इससे बचना चाहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो बच सकेंगे। चीफ जस्टिस साहब भी जब कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर अब बंदे को खोज के तलाश करके बहरहाल उन्हें पेश करना पड़ता है उनके सामने, तो वो अब पेश होना पड़ेगा ब्रिगेडियर साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर लिया है और इस इत्तेहाद की वजह यह बताई जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्योंकि रजिस्टर्ड जमात है और इसके पास रिजर्व सीट्स की इन्होंने नॉमिनेशंस भी करवा रखी हैं, इन्होंने जमा करवा रखा है इलेक्शन कमीशन में, तो इसलिए हम इनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त भी दे दी इलेक्शन कमीशन में कि हमें जो हमारे आज़ाद अरकान हैं इन सबको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में
समझा जाए और उस पार्टी का हिस्सा समझा जाए। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के अरकान देखे जाएं तो 95 अरकान उनके पास है। कुछ लोग 92 कहते हैं, कुछ 93 कहते हैं, लेकिन एक्चुअल इनके पास 95 कौमी असम्बली के अरकान मौजूद हैं। अब अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन जाते हैं और इलेक्शन कमीशन इस इत्तेहाद को तस्लीम कर लेती है और उसके बाद इन्हें मौका दिया जाता है कि मखसूस सीटें और इसके साथ साथ जो अकलीतों की सीटें हैं वो इन्हें दे दी जाएं, तो फिर इन्हें 22 सीटें और मिल जाएंगी। तो 95 को अगर 22 में जमा किया जाए तो 117 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाती हैं। और अगर ज्यादा सेफ साइड पे खेलें तो 116 सीटें तो कम से कम इनकी इस वक्त मौजूद हैं। तो 116 सीटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन के आ चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 116 या 117 सीटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बना सकेगी? जी नहीं, इसका जवाब यही है कि नहीं बना सकेगी। उसकी वजह यह है कि अभी भी इनके पास कमी है, अक्सरियत अभी भी इनके पास नहीं है। तो इन्हें अब भी किसी न किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इन्हें अपनी सीटें दे देते हैं तो ये सीटें ज़्यादा से ज़्यादा 120 हो जाएंगी, लेकिन 120 के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। फिर इसे या एमकेएम के पास जाना पड़ेगा और एमकेएम के साथ साथ इन्हें दूसरी छोटी जमातों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं होता तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी मखमसे का शिकार है। इसे अगर किसी साइड से थोड़ा सा लीवरेज मिले, थोड़ी सी सपोर्ट मिले, तो ये फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। क्योंकि पहली स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देना बंद कर दिया है। आप पिछले 3 दिनों से देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो जो बार बार कहा जाता था कि हमारे लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कबूल नहीं है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब भी नहीं जा सकते, अब इन्होंने ये बयानियां देना बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब थोड़ी सी टोन नरम हो चुकी है। पहले वो इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ कहते थे पिछले 1 हफ्ते में, आज से उन्होंने ये कहना भी बंद कर दिया। दूसरा, आज क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें, जो नया इत्तेहाद बन रहा है, उनका इजलास भी चला और ये फाइनल राउंड है जिसमें ज़ाहिर दोनों बड़ी पार्टीज ने फैसला करना है कि उन्होंने गवर्नमेंट किस तरह बनानी है और किस तरह चलानी है। मेरी इतलात के मुताबिक डेड लॉक अभी तक मौजूद है, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो ने तकरीर करते हुए यह कह दिया था कि हमें पावर शेयरिंग फार्मूला काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ सपोर्ट करेंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि सदर हमारा ही होगा। और जबकि आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ डील कर रहे हैं, उसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद थी कि हम मिल के गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब की जो डील है उसे ओवर रूल कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक पोजीशन ले चुकी है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कंप्रोमाइज करेगी या नहीं करेगी, यहां पे 2 राय हैं। एक तो राय मियां नवाज शरीफ साहब की है कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि इस कदर झुक के लेट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाए। अलबत्ता मियां शहबाज शरीफ साहब का ख्याल यह है कि हमें गवर्नमेंट बनाने का यह मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये मौका ज़ाया कर दिया तो हम सब फिर इसके बाद जेल में भी होंगे और शायद पार्टी भी ज़ीरो हो जाए और इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमारे तल्लुकात बेहतर हुए हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो एक 2 राय पार्टी के अंदर मौजूद है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मुझे पता चला है कि वो नाराज़ होकर मरी में आके बैठ गए हैं और अब उनका ख्याल ये है कि मैं यहाँ बैठा रहूँगा। अगर मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो वो बना लें। अब सारे इख्तियारात मियां शहबाज शरीफ साहब के पास हैं। अगर वो किसी के साथ बेहतर डील करने में कामयाब हो गए तो फिर ये गवर्नमेंट बन जाएगी, और अगर डील मैच्योर नहीं होती तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठना चाहेगी। अब क्या वाकई ये मटीरियलाइज होता है या नहीं होता, इसके लिए हमें 1 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कल तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आज हाई कोर्ट के एक फैसले से इस्लामाबाद के तीनों MNAs जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिसमें NA 46 से, NA 47 से, NA 48 से, तीनों के नोटिफिकेशन को रोक लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने यह दूसरी मरतबा किया। इससे पहले भी एक मरतबा इनके नोटिफिकेशन रुके, फिर इनके नोटिफिकेशन जारी हुए, अब फिर नोटिफिकेशन रुक गए हैं और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 MNA अब दोबारा स्टेक्स पे हैं। अगर अदालत की तरफ से फॉर्म 45 का फैसला कर दिया जाता है कि इनके फॉर्म 45 निकाले जाएं और उसके बाद चेक किया जाए कि क्या वाकई ये जीते हैं या नहीं जीते, और अगर फॉर्म 45 निकल जाते हैं तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि तीनों MNAs ये हार जाएंगे, फिर ये जीते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि वाकई इनके हलके में कुछ लोगों का ये दावा है कि वाकई वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की गड़बड़ हुई है। और अगर फॉर्म 45 खुल गए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बचा सकेगी। तो एक नया अलमिया जो है पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून के लिए जन्म ले रहा है। अब हम आते हैं कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फिर मेरी बात उनसे हुई, उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया और फिर फैमिली भी उनसे रब्ता करती रही, लेकिन वो फैमिली के साथ भी राब्ते में नहीं है। उसके बाद वो कहाँ चले गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। फैमिली का ये कहना है कि हम ने उनसे आखिरी मरतबा बात उसी वक्त की थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले थे, लेकिन उसके बाद फिर हमारा उनके साथ राब्ता नहीं हो सका। उनके समधी हैं जो अल रहमान गार्डन के मालिक हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी उनका राब्ता नहीं हो रहा। यहाँ पे फैमिली का ये कहना है कि इससे पहले उन्होंने खुद ये बताया था कि मुझे 3 साल की एक्सटेंशन मिल रही है और वो 3 साल की एक्सटेंशन की उम्मीद पे वो मौजूद थे, लेकिन अचानक उन्होंने ये जो फैसला किया इसका हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया और इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्यों की। इसके बाद उनकी फैमिली उन्हें तलाश कर रही है और उनके दोस्त अहबाब भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन सरे-दस्त वो किसी साइड से किसी को नहीं मिल रहे। फ़ोन उनके मुकम्मल तौर पे बंद है। अब यहाँ पे 2 स्पेकुलेशंस हैं। एक स्पेकुलेशन ये है कि शायद उन्हें खुफिया इदारों ने उठा लिया, लेकिन खुफिया इदारों की तरफ से बाकायदा एक जवाब ये दिया गया कि हमारे पास वो नहीं है। और अब दूसरा ऑप्शन ये है कि शायद तो खुद ही उन्होंने अपने आप को रुपोश कर लिया हो, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि उन्हें ये ख़तरा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई और मलबा डाल दिया जाए, और वो चुप करके किसी साइड पे बैठ गए। और जब भी कोई हालात साजगार होंगे या कोई कमीशन बनेगा तो वो फौरी तौर पे वहाँ पे खुद पेश हो जाएंगे। अलबत्ता उनके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, इशफाक साहब उनका नाम है, जो इनके अपने महकमे में नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी ये कमिश्नर बने, जैसे कि इससे पहले डीजी खान में थे, वो वहाँ पे भी इनके साथ काम करते रहे। वो मादनियात के डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजिम हैं। उनके घर अलबत्ता परसों छापा पड़ा और उनके घर से जो उनका लैपटॉप था और उसके अलावा कुछ कागजात थे वो वहाँ से रिकवर कर लिए गए। अब ये किसकी निशानदेही पे इशफाक साहब के घर पे पुलिस पहुंची, इसके बारे में सरदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद कमिश्नर रावलपिंडी ने खुद कुछ हिंट्स दिए हैं, जिसके बाद उनके दोस्तों का बाकायदा उनकी पड़ताल की जा रही है। इसके साथ साथ उनकी फैमिली के अकाउंट्स भी चेक किए जा रहे हैं और ये भी चेक किया जा रहा है कि वो किस किस से मिलते रहे और किस किस से उनका राब्ता था। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर ये भी एक बात गर्दिश कर रही है कि उन्हें शायद हमजा शहबाज साहब ने ये कहा, और हमजा शहबाज साहब के कहने पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मेरा नहीं ख्याल कि दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि हमजा शहबाज साहब के अपनी फैमिली के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं जा सकते कि जिसके बाद उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई हकीकत हो सकती है। अब हम आते हैं अदालती रिलीफ की तरफ। आज अचानक फैसल जावेद साहब पेशावर हाई कोर्ट पेश हो गए। उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, लंबे लंबे उनके बाल हैं। जब वो अदालत के अंदर पेश हुए तो सब लोग सरप्राइज हो गए कि ये कहाँ से आ गए, और वहाँ पे उन्होंने राहदारी ज़मानत अप्लाई की, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें अनायत कर दिया, और उसके बाद अब वो फ्री सिटीज़न हैं। और उनके बारे में मेरी इतलात ये है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नई गवर्नमेंट बनेगी तो वो उस गवर्नमेंट में बतौर मशीर काम करेंगे, बल्कि ये नहीं, वो तमाम लोग जो इस वक्त ज़ेरे ज़मीन है, मुराद सईद साहब के अलावा, अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि मुराद सईद साहब को मशीर क्यों नहीं बनाया जाएगा। मुराद सईद साहब के अलावा वो तमाम लोग जो ज़ेरे ज़मीन है, जो पार्टी को किसी जगह से मिल नहीं रहे, वो यहाँ पे आज से अपील होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद यूँ ही गवर्नमेंट बनेगी उन्हें चीफ मिनिस्टर साहब का मशीर बना दिया जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी और उनको एक हफासी कवर मिल जाएगा, और इसके साथ साथ उन्हें कुछ कानूनी रायतें भी मिल जाएंगी। तो इन सब लोगों को मशीर बनाया जा रहा है, जिसमें फैसल जावेद साहब भी शामिल होंगे। फिर इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो सीएम नामजद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के लिए, वो भी पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने भी राहदारी ज़मानत अप्लाई कर दी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आना चाहते हैं और आके वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, और इसके लिए ज़रूरी था कि उनके पास ज़मानत होती, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा से निकला तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें भी राहदारी ज़मानत मिल गई है, और इससे पहले 26 मुकदमात में ये ज़मानत के ऊपर हैं, जो आज पेशावर हाई कोर्ट में डिक्लेयर भी किया गया है। तो अब यूँ महसूस होता है कि जैसे इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी थी, वो पाबंदी ख़त्म हो गई और अब रोज़ाना की बुनियाद पर लोग और उनके MNAs और उनके लीडर्स उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अदालती रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया। आज फैसल जावेद साहब अदालत पहुंचे, फिर अली अमीन गंडा साहब पहुंचे, और इसके साथ साथ अब 11 और लोग भी मौजूद हैं जो अब आज से रोज़ाना की बुनियाद पे अदालतों से रब्ता करेंगे, और उन सबको अदालती रिलीफ मिलता चला जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब को कुछ रायतें मिल रही हैं
और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिव एंड टेक हुआ है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हालात तो यही बता रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के जो अपने केसेस हैं उनके ऊपर लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं। पहले दिन रात केस चलते होते थे, रोज़ाना की बुनियाद पे उस केस को सुना जाता था, लेकिन अब 3-4 मरतबा जज साहब जो हैं वो अपनी अदालत में नहीं पहुंच सके और लंबी तारीखें उनको मिलनी शुरू हो गई हैं। फिर इसी तरह उनके जो साथी हैं उन सब की ज़मानतें हो रही हैं और उन्हें ये मौका दिया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी कर सकें और बाद में वो हल्फ ले सकें। तो अब अदालती रिलीफ भी इमरान खान साहब को मिल रहा है और ये चीज़ साबित करती है कि इमरान खान साहब के शायद मुश्किल हालात और मुश्किल वक्त अब ज़्यादा अरसा जारी नहीं रह सके।